अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदरहुड केयर फोरम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर है। मैं बिज़नेस मैनेजर हूँ जेनिक्स फार्मा में। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं प्रोफेसर तहज़ीन फ़ातिमा अब्बास, एचओडी एंड फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एंड अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, फॉर्मर प्रिंसिपल एंड चेयरपर्सन एकेडमिक काउंसिल की एमडीसी। वेलकम यू मैडम ऑन बोर्ड। थैंक यू बहुत ज़ुबैर, शुक्रिया हाउ आर आपके यू? वक्त का। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। मैडम, आज जो आपको मदरहुड केयर फोरम जो है हमारा, इससे हम जो है ना वो पेशेंट्स की आगाही के लिए एक हमने ये फोरम बनाया है। और इस पेशेंट्स की आगाही से हम ये पेशेंट को एक मैसेज पहुंचवाते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए और कैसे किन चीज़ों से हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बच सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में 41% जो हैं वो पेशेंट्स जो हैं वो आयरन डेफिशिएंसी होते हैं ड्यूरिंग सॉरी, प्रेगनेंसी। 90%। 90% होते हैं। पाकिस्तान में 90% पॉपुलेशन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, थैंक यू फॉर द अपडेट कि 90% पॉपुलेशन जो है वो आयरन डेफिशिएंट होती है। तो इनमें जो है वो प्रेवेलेंस किस वजूहात की वजह से होती है और क्या न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस है या क्या फूड एंड डाइट में हमारे प्रॉब्लम है या हमारी जो है वो किन वजूहात से पाकिस्तान से अभी तक एनीमिया एरेडिकेट नहीं हुआ। दो के यूके में और दूसरे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, फर्स्ट हमें तो पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में माना जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वाले कंट्री मुल्क हैं जैसे ये कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, इनमें एनीमिया के पेशेंट्स नहीं हैं। तो क्या हमारी और उनकी डाइट में क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेजरली? एक्चुअली थैंक यू सबसे पहले तो कि आपने ये जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू ऑफ एनीमिया है इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम की सोची, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स को तो हम पढ़ाते रहते हैं लेकिन हम पेशेंट के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम कम करते हैं और हम उनको कम मैसेजेस डिलीवर करते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम एंड आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर रनिंग सच अ फोरम। थैंक यू मैडम। हमारे घर में हम आपको पता है कि हमारी ख़वातीन, अगर आप जनरली देखें, सबसे ज़्यादा मजलूम तबका है। बच्चे मजलूम तबका नहीं है, मर्द मजलूम तबका नहीं, हमारे यहाँ ख़वातीन मजलूम तबका है। उसका रीज़न ये है, एक तो बेचारी दे आर ओवरवर्क, एंड दूसरी बात है कि उनको खाने की जब बात आती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आपकी वालदा की फ़र्ज़ कर एग्जांपल हम लें कि अम्मी ने खाना पकाया, फ़र्ज़ कीजिए 1 किलो गोश्त पकाया, घर में 10 बच्चे हैं या 10 लोग हैं, तो उस 1 किलो गोश्त की कितनी बोटी आपकी वालदा खाती होंगी। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे जो सोशल इकोनॉमिक सेटअप है कि वो 1 किलो गोश्त भी अगर पक जाए किसी घर में, वो तो लकी होता है जिसके घर में 1 किलो गोश्त रोजाना पके। उसके बावजूद आपकी वालदा वो खातून होंगी जो अपने सारे बच्चों को तो खिला देंगी, अपने शौहर को तो खिला देंगी, लेकिन खुद वो गोश्त नहीं खाएंगी। अगर खाएंगी तो बहुत मुश्किल आधी बोटी तोड़ के खा लेंगी ताकि सबको पता लग जाए कि अम्मा ने गोश्त खा लिया। और बच्चे उमूमन ये बॉदर भी नहीं करते कि हमारी माँ या बीवी या बहन कैसे खाना खा रही है। दूसरी बात है कि मेंस्ट्रुएशन की वजह से जो ब्लड लॉस खवातीन में होता है उसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है अच्छी डाइट से, या फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। एक ज़माना था जब मैं बड़ी बातें करती थी, जब बचपन था मेरा, तो मेरे पास कोई आके दवाई आयरन देता था, मैं कहती छोड़ो, मैं मरीज़ से कहूँगी कि ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले। लेकिन जब मैंने सही मानों में होश में आई तो देखा कि मैं मरीज़ से कहती हूँ कि तुम 4 बोटी खा लो, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर हर टू टेक 4 बोटी? अगर मैं उससे कहती हूँ कि बीबी तुम इतना फल खा लो, तो क्या वो खा सकती है? अलबत्ता वो गोली वाहिद चीज़ होती है जो बेचारी खामोशी से खा लेती थी, जिसका हिसाब नहीं होता। लेकिन अगर वो फल लाए, 1 किलो में 5 फल, सेब आ गया आपका, क्या मैं उसे कह दूं तुम 2 सेब खा लो? कभी भी मर के नहीं खा सकती वो 2 सेब। तो हमारे यहाँ की अगर हम अपनी इकोनॉमिक और सोशल सिचुएशन देखें तो इट इज़ नॉट। दूसरी बात ये नॉट पॉसिबल कि वो अच्छा डाइट ले सके। दूसरी बात ये कि मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस बड़े होते हैं कि ये चीज़ गर्म है, वो खजूर खा लो जी वो तो गर्म है, उससे ये हो जाएगा, मुझे पीरियड ज़्यादा आ जाएंगे, मुझे हो जाएगा। तो ये मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन में हम डूबे चले जा रहे हैं। तीसरी बात ये कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन। आपके यहाँ पानी की लाइनें ज़्यादातर खाली रहती हैं और सीवरेज की लाइन उसके पैरेलल चल रही है। तो जब आपकी पानी की लाइन में पानी नहीं आता तो सीवरेज की लाइन की चीज़ें खींचने शुरू कर सकती है, और जितने भी अज्जा या नेगेटिविटीज़ आपके पानी सीवरेज में, वो पानी में आ सकती है। तो हमारे यहाँ हुकवर्म इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, वर्म इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनीमिया का सबसे बड़ा रीज़न वर्म है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम पानी बॉयल नहीं कर सकते,
बड़े से बड़े घरों में आजकल गैस नहीं आ रही, पहले भी नहीं आती थी, अब तो बिल्कुल नहीं आ रही। अगर आप कहेंगे जी पानी बॉईल करो तो एक इकोनॉमिकल बर्डन पड़ जाता है। तो औरत चलो घर वाले को, बेटे या बेटी को तो पानी बॉईल करके दे दी, खुद ग्लास सिंक से डायरेक्ट लगा के पी लेगी, वो नहीं बॉईल करेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ प्रेवलेंट है। तो हमारे एनीमिया की कई चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं कि ना डाइट हमारी ख़वातीन अच्छी लेती हैं, मेंसेस उनको होते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट आयरन की नहीं करती हैं। खाना जो है वो समझती हैं मैंने आधी बोटी खा ली, वो मेरे आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। एंड आपको मैंने बताया पानी से बहुत ज़्यादा, पानी और खाना, अक्सर सब्जियां आप खाते हैं कच्ची अगर खा लें और प्रॉपर वॉश ना करें तो भी आपने हुक्म ले लिया। वो वर्म्स जो हैं इतने ज़्यादा हैं लोगों के पास, अगर हम उनको डीवर्म कर दें तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी उधर सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, ये डाइट के हवाले से क्या हमें डाइट को मेंटेन रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या क्या ऐसी चीज़ें हमें, जैसे आपने कहा कि मैं पहले कहती थी कि ये ले लोगे तो आयरन से डेफिशिएंसी से बच जाओगे, आजकल क्या डॉक्टर्स की फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस है कि क्या सबसे पहले वो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके साथ डाइट में जो एक विदाउट, अगर हम उसको बोलें कि मेडिसिन मेंटेन कर सके अपना आयरन डेफिशिएंसी को, तो इसमें क्या डाइट मेजरली क्या यूज़ होती है और क्या देखिए प्रिस्क्राइब होता है? लोग कहते हैं कि जी पालक में बहुत आयरन है, लेकिन पालक का आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोगों को अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है कि हम 9 महीने के अंदर हमें पेशेंट को ला करके खड़ा कर देना है, इस लायक बना देना है कि उसको जब डिलीवरी हो तो उसको कोई प्रॉब्लम्स वो फेस ना करे। क्योंकि अगर उसको एनीमिया होगा तो एक तो एनीमिया बच्चे पे असरअंदाज होता है, बच्चे की ग्रोथ सही नहीं होती, उसके बाद जब डिलीवरी होती है ब्लीडिंग होती है तो हल्की सी भी ब्लीडिंग उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो जाती है। और आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ 5 और 6 ग्राम हीमोग्लोबिन मजाक है, जबकि 13-14 हीमोग्लोबिन होना चाहिए खवातीन का और 11 प्रेग्नेंट औरत का। तो आपको प्रेगनेंसी में 11 हीमोग्लोबिन तो रेयरली मिलता है। बहुत तो रेयरली। हमारे 9, 7, 8 ही नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं ठीक है जी एनीमिक है। तो और हम शुरू से उस, अच्छा सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ ये होती है कि प्रेग्नेंट, अव्वल तो देखिए सबसे प्रॉब्लम ये है कि हमने कम उम्र में बच्ची की शादी कर देनी होती है। जब कम उम्र में बच्ची की शादी करनी है उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब जैसी वो, अच्छा जब उसकी शादी होने वाली होती है उसको स्मार्ट रहना है, वो खाना कम खाती है, डाइटिंग करती है ताकि जी मुझे शरारा अच्छा लगे, गरारा अच्छा लगे, घाघरा अच्छा लगे, मैं बड़ी स्मार्ट सी लगूं। उसके बाद फौरन बाद शादी हो जाती है। अब जब शादी होती है शादी के फौरन साथ जो है ना उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है। अब वो बच्ची का जिस्म जो कि अभी अपनी नशोनुमा को कंप्लीट नहीं कर पाया, उसकी हड्डियां कैल्शियम मांग रही हैं, उसका जिस्म विटामिन्स मांग रहा है, वो नशोनुमा पूरी नहीं हुई, आपने उसकी शादी करके उसके अंदर एक पैरासाइट, बच्चा एक पैरासाइट होता है, जैसे ही वो माँ के अंदर है वो तो सब गप गप करके खा जाता है। अब बच्चे को कुछ नहीं मिलता, तो माँ को कुछ नहीं मिलता, तो नतीजा ये है कि वो माँ बहुत सफ़र करती है। फिर उसमें बहुत सारी मेरे पेशेंट्स हैं, जब वो मेरे पास आती हैं तो वो बताती हैं कि मैंने बेटा आम के मौसम में आम खाओ, दूध पियो। कहिए मैडम आम से तो मेरा बच्चा ज़ाया हो जाएगा, मेरी सास तो मुझे आम नहीं खाने देती। मैंने कहा अच्छा खजूर कैसे खाओगे, खजूर खा लो, नहीं खजूर भी नहीं खाने देंगे, गोश्त भी नहीं खाने देंगे, तिल्ली कलेजी नहीं खाने देंगे। तो जब ये सारी चीज़ें जो कि ऑर्गन मीट में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है आपको, जो वो खाने नहीं देंगे, और आम इज़ वेरी गुड सोर्स, अगर गर्मी में बच्ची को आम मिल रहा है, और गोश्त तो आपको पता है बहुत अच्छा, अंडा नहीं खाने देते, गर्म होता है। हमारे यहाँ इतनी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है कि इसका वाहिद इलाज ये है ना कि आप उसको कहें जी बीबी गोली खाओ ताकि तुम जब 9 महीने तक पहुँचो तो तुम्हारे बच्चे की भी ग्रोथ सही हो, तुम्हारा भी सही हो ग्रोथ। तो आई थिंक अब वो ज़माना चेंज हो गया कि मैं कहती हूँ ठीक है डाइट एक खास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन करता है, एक हाई सोशो इकोनॉमिक है वो अपना केयर करता है। लेकिन अच्छा आयरन की कोई भी चीज़ खाएं उसमें विटामिन सी खाना भी ज़रूरी है ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। तो हमने तो देखा कि कुछ हमारे ऐसे बहुत कम ऐसे लोग थे, अगर आप मुझसे भी कहें कि आप क्या डाइट लेती हैं, मुझसे कहें मैं तो 2-3 गोश्त की बोटियाँ नहीं खाती, नहीं खा सकती। इसलिए नहीं कि नहीं खा सकती कि मेरे पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, इसलिए कि जो कुछ भी है मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे और मियाँ खा लें। तो ये प्रॉब्लम है। मैं लो सोचो की नहीं हूँ, मैं अच्छे खासी हाई सोचूंगी, लेकिन जहनी तौर पे, दिमागी तौर पे हमारी जो ब्रॉटअप है कि एवरी वुमन कम्स नेक्स्ट टू फैमिली एंड हस्बैंड। बिल्कुल, आपका इस पे मतलब पाकिस्तानी अवाम अगर हम देखें तो 90% इसी पे ही एम्फसाइज़ करती है कि औरत हर जगह सैक्रिफाइस कर रही होती है, चाहे मर्द हो, अपना शौहर हो, चाहे बच्चे हो, सर्वाइवल ज़्यादा ही औरत का होता है और परेशानी भी सबसे ज़्यादा औरत की होती है। तो अब लास्ट में अगर जैसे मैं कहूँ कि पहले आप लोगों के पास जब पेशेंट्स आते थे सीवियर आयरन डेफिशिएंसी के,
तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही ऑप्शन था सिर्फ। फिर उसके बाद एक मॉलिक्यूल आया आयरन सुक्रोज, ठीक है। काफ़ी अरसे तक एक हैवी आयरन सुक्रोज और आयरन पॉलीमाल्टोज, आयरन सल्फेट, बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आए, जिसने आयरन की जो है वो कैपेसिटी को, एनीमिया को कम करना चाहा। लेकिन अभी भी प्रिवेलेंट है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि डाइट का मसला है और एक मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा मसला है। तो अभी रिसेंटली एक मॉलिक्यूल आए हैं फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज के नाम से, जो कि ये भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के हवाले से ही यूज़ होता है। तो इन मॉलिक्यूल्स में जो जनरेशन वाइज आ रहे हैं, इनके हवाले से, और जो मेडिसिन, जो जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो रहे हैं, उनके हवाले से क्या आपका राय है एनीमिया में? देखो, एक तो मुझसे लोग अक्सर ये कहते हैं कि पेशेंट को गोली दे दें वो सही हो जाएगी। अब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है प्रेगनेंसी में, और जो पेशेंट गोली से सही होती है उसको एनीमिया ही नहीं होता, नंबर 1। सही बात। क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं कोई ऐसी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो सही नहीं हुई। अगर आप गोली ट्राई भी कर रहे हैं तो यू शुड ट्राई द गोली फॉर 15 डेज। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है क्या है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम एक महीने बाद मरीज को बुलाने लगते हैं। अब 1 महीने बाद जो आएगी तो हमारे हाथ से तो बात निकलती चली जाती है ना, और ज्यादा अगर वो 6ठे महीने पे आई है, 7वें महीने पे आई, तो अगर आप समझते हैं कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो चलिए आप टैबलेट दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी टैबलेट वो खा रही नहीं, उसकी कंप्लायंस है नहीं, तो आप उससे पूछिए जी स्टूल किस कलर का पास हो रहा है। आपको रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ता हुआ पता लग जाएगा 10वें 11वें दिन, तो आप फिर उसको 10-11 दिन या 12-15 दिन पे मैक्सिमम उसको रीअसेस करें। दूसरी जो चीज़ आई जो बहुत अच्छी आई, आयरन पॉलीमोल्टोज आ गया था और आयरन सुक्रोज आया, सुक्रोज आया था। तो उससे हमें बड़े बेनिफिट रहे। लेकिन आपको पता है कि 2 MPUs लगाएं तो आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अब उसमें जो ट्रेजेडी थी कि हमें बार बार मरीज को बुलाना पड़ता है कि बीबी आज लगा लिया, अब 2 दिन बाद आओ या अगले हफ्ते आना, ताकि हम जल्दी जल्दी आपका आयरन थेरेपी दें ताकि आपका हीमोग्लोबिन सही हो। बिल्कुल। तो अब जो अभी नई प्रोडक्ट्स आई हैं, आयरन जो फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज आया है, उसकी खास बात ये कि एक ही बार में आपने लगा दिया तो 5 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो हमारा जो फायदा होता है कि अगर हमारा पेशेंट 7 ग्राम पे आया है तो हमारा 12 ग्राम हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। तो हमें जो फायदा हासिल होगा इससे ये होगा कि हमारा एक इंजेक्शन, हमें जो रोज रोज का बुलाना और रोज रोज की पेशेंट की मुसीबतें हमें करनी पड़ती हैं। वो बेचारी जब वो घर से निकलती है, उसके 4 बच्चे होते हैं कि 4 बच्चों को किस पे छोड़ के आएगी, पड़ोसन पे छोड़ के आएगी, फिर यहाँ पे आएगी। हॉस्पिटल में अगर उस दिन इमरजेंसी चल रही है तो वो डिले होता चला जाता है, बजाय इसके कि आधे घंटे का प्रोसीजर हमने करना है उसका, हमें उसको घंटों लग जाते हैं बेचारी को। फिर आपको पता है कम्यूट हमारे शहरों में कितना मुश्किल है, ना ट्रांसपोर्ट सही है ना कुछ, तो कम्यूट करना उसके लिए मसला हो जाता है। अकेली औरत हमारे यहाँ निकल नहीं सकती, उसको शौहर चाहिए, शौहर भी अपने दफ्तर से छुट्टी करे, तो इतने ज्यादा सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ। तो आई वुड से कि इट इज बेटर कि आप एक बार ऐसा इंजेक्शन लगा दें उसको आयरन के लिए, आयरन थेरेपी ऐसी दे दें कि 5 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर एक बार में बढ़ जाता है तो हमें इससे फायदा हासिल होगा, हमारे मरीज को भी फायदा हासिल होगा और हमें भी फायदा हासिल होगा, जो फीटस अंदर मौजूद है उसको भी फायदा होगा। और तुम्हारे फोरम से एक और बात मैं तमाम लोगों को कहना चाहती हूँ कि बेटा, लिमिट योर फैमिली शुड बी प्लान्ड। आई वुड ऑलवेज से कि प्लान योर फैमिली। प्लान कैसे करोगी कि हमारे बच्चे कितने होने चाहिए, आपकी अफोर्डेबिलिटी जितनी उतने ही आपके बच्चे होने चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं 2 बच्चे तो 2 बच्चे होने चाहिए, और आप चाहती हैं 10 बच्चे, आपके पास बहुत पैसा है तो, लेकिन उसमें भी आपको 10 बच्चे भी पैदा करिए तो 3-4 साल का वक्फा रख के आप पैदा कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी सेहत सही रहेगी, क्योंकि आपकी सेहत सही रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों को देखना या घर को देखना औरत का काम है, अगर आप ही बीमार हो जाएंगी तो कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा ऑलवेज लिमिट योर फैमिली। और बहुत अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव माने हमल तरीके हैं अब दुनिया में, उनको आप इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें अक्सर को रोज इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। उससे क्या होगा कि आपका एनीमिया भी खुद ब खुद ट्रीट हो जाता है, क्योंकि आपकी ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, ब्लीडिंग कम हो जाती है, आपके बच्चे होने कम हो जाते हैं, आपको उन्हें दूध नहीं पिलाना पड़ता। ये सारी चीजें आपका आयरन खा रही होती हैं, बुरी तरह चूस रही होती है। मैंने कहा ना, बच्चा जो एक पैरासाइट है, यानी जब पैरासाइट आपके अंदर होगा तो आपको चूस रहा होगा। तो लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हमारी ख़वातीन हमें बहुत अजीज़ हैं। बीइंग अ लेडी आई वुड ऑलवेज से, और जो भी लड़के हैं जो बहुत केयरिंग मर्द हैं, उन्हें भी पता है कि वो अपनी माँ को जितना प्यार करते हैं, उन्हें अपनी बच्चों की माँ को भी उतना ही प्यार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रोफेसर
तहज़ीन फ़ातिमा अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये अवेयरनेस डेफ़िनेटली जो है ऐसे पेशेंट्स, क्योंकि आज आपको पता है आजकल जो लोग हैं ना ज़्यादातर मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना वो चीज़ें देखते हैं ज़्यादातर, और सारी दुनिया जो है ना पूरी डिजिटलाइज़ेशन की तरफ जा रही है। तो डिजिटलाइज़ेशन की तरफ जाने से ये होता है कि हम इंटरव्यूज़ जब कंडक्ट करते हैं तो हमारे व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा ये सुनने को मिलता है, और इस तरह मैसेज जो है मल्टीप्लाई होता रहता है आपका। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज भी जो आपने दिया है बहुत ब्रीफ मैसेज है कि आयरन डेफिशिएंसी से कैसे बचा जाए, और अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में है और आयरन डेफिशिएंसी है तो उसमें कैसे बचा जाए। और फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज जो ये मॉलिक्यूल लॉन्च हुआ है, इसमें लेस नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट सबसे बड़ी, मल्टीपल प्रिकिंग, कॉस्टिंग रिड्यूस्ड होती है, टाइम रिड्यूस्ड होता है, और आप जैसे डाइट के बारे में बताया कि बहुत डिटेल आपने मैसेज दिया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। डॉक्टर जुबैर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया।